कैलकुलस दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। आमतौर पर डिफरेंशिएशन को बाहर के ममालिक में कैलकुलस वन और इंटीग्रेशन को कैलकुलस टू बताया जाता है। हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स से कि कैलकुलस की ज़रूरत क्यों पेश आई। रेक्टेंगल का एरिया फाउंड करने के लिए सबसे पहले ग्रीक मैथमेटिशियंस ने तरीका निकाला था कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट से एरिया निकल आता है। ट्राइंगल के एरिया के लिए भी उन्होंने ही फॉर्मूला ड्राइव किया था, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। पर सर्कल पे आके वो लोग स्टक अप थे, क्योंकि इसमें रेक्टेंगल और ट्रायंगल की तरह स्ट्रेट साइड्स नहीं थी, बल्कि बाउंड्री कर्व्ड थी। बहरहाल उन्होंने तरीका निकाल लिया जो कि डिफरेंशिएशन की बुनियाद बना। क्या तरीका था? अगर हम सर्कल के अराउंड एक ट्रायंगल सर्कमस्क्राइब करें और एक ट्रायंगल इंस्क्राइब करें, तो सर्कल का एरिया इन दोनों के एरियाज़ के बीच में होगा, यानी बाहर वाले के एरिया से कम और अंदर वाले के एरिया से ज़्यादा। अगर ट्रायंगल की जगह हम स्क्वायर को सर्कमस्क्राइब और इंस्क्राइब करें, तो इन दोनों के एरिया के बीच में सर्कल का एरिया जो होगा वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा एज़ कम्पेयर टू ट्रायंगल्स वाले केस के। इसी तरह पेंटागन, जिसकी कि 5 साइड्स होती हैं, उसको सर्कमस्क्राइब और इंस्क्राइब कर दें, तो दोनों के एरिया के बीच में मज़ीद एक्यूरेट एरिया मिलेगा सर्कल का। फर्दर हेक्सागन, जिसकी 6 साइड होती हैं, उससे मज़ीद एक्यूरेट एरिया मिलेगा। और जूँ जूँ नंबर ऑफ़ साइड्स हम इंक्रीज़ करते जाएंगे अपने पॉलीगॉन्स की, तो हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल की एक्यूरेसी इंक्रीज़ होती जाएगी। तो ये डिफरेंस की बुनियाद बना डिफरेंशिएशन की। बहरहाल सर्कल का एरिया तो मैयर करने का फार्मूला मिल गया, बट अगर ऐसी कर्वी सर्फेस हो तो फिर उसके नीचे किसी पर्टिकुलर एरिया का हिस्सा कैसे मालूम करें? क्या एक रेक्टेंगल रख के अप्रॉक्सीमेट करें उसका एरिया? नहीं, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। तो फिर क्या कुछ बड़े छोटे रेक्टेंगल्स और ट्रायंगल्स मिक्स करके रखें? ये तो जुगाड़ होगी और इससे भी आंसर एक्यूरेट नहीं आएगा, इसलिए ऐसे भी नहीं। यहाँ अगर हम बहुत कम विड्थ वाले रेक्टेंगल्स फिट करें और फिर उन सब के एरियाज़ को ऐड कर लें, एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? y इंटू डेल्टा एक्स, बाकी सब के भी y इंटू डेल्टा एक्स। तो इन सब को ऐड करने से एरिया का आंसर काफ़ी क्लोज होगा, बट एक्यूरेट फिर भी नहीं होगा, क्योंकि टॉप पे मिसिंग स्पेसेस हैं। यहाँ डेल्टा एक्स से मुराद है कि अलोंग एक्स एक्सिस थोड़ी सी चेंज इन विड्थ है। अगर हम ये विड्थ यानी डेल्टा एक्स को रिड्यूस करें, तो अब इन रेक्टेंगल्स के एरियाज़ को ऐड करने पे पहले से ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आएगा एरिया का। अगर मज़ीद कम करें डेल्टा एक्स यानी विड्थ ऑफ ईच रेक्टेंगल, तो अब मज़ीद इम्प्रूवमेंट आएगी एरिया के अंदर। मज़ीद कम करें डेल्टा एक्स यानी विड्थ को, तो मज़ीद एक्यूरेसी आ रही है एरिया के मेजरमेंट में। करते करते एक वक्त ऐसा आएगा कि बिल्कुल एक्यूरेट एरिया मिल जाएगा, और उस वक्त डेल्टा एक्स ज़ीरो तो नहीं होगा, मगर टेंड्स टू ज़ीरो होगा, और ऐसी सूरत में डेल्टा एक्स को हम डी एक्स कहते हैं। और एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट होगा इन तमाम पतले रेक्टेंगल्स के एरिया को ऐड करके, यानी इंटीग्रेट करके 1 से 4 तक जितने भी रेक्टेंगल्स हैं उन सब के एरियाज़ को सम करेंगे। इंटेग्रल के साइन को देख के ऐसा लगता है कि किसी ने सम के एस को खींच के लंबा किया। इससे आपको याद रहेगा कि ये सम करता है। तो पहले रेक्टेंगल का एरिया फॉर एग्जांपल एफ ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स, दूसरे पतले रेक्टेंगल का प्लस एफ ऑफ 1.1 मल्टीप्लाई बाय डी एक्स, तीसरे का एफ ऑफ 1.2 मल्टीप्लाई बाय डी एक्स, करते करते एफ ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय डी एक्स तक। हालांकि विड्थ 0.1 नहीं बल्कि इससे भी काफ़ी स्मॉल होगी। एफ ऑफ 1 का मतलब है कि जब x की वैल्यू 1 है, उस वक्त फंक्शन की y वैल्यू यानी एफ ऑफ 1 की हाइट क्या है। अब एक कन्फ्यूजन दूर कर दूं जो कि बड़े अरसे तक स्टूडेंट्स के दिमाग में चलती रहती है। इस डेल्टा एक्स का मतलब है स्मॉल चेंज इन एक्स, जबकि ये वाला डेल्टा एक्स, इसका मतलब भी स्मॉल चेंज इन एक्स है। जैसे ABCD कैपिटल में लिखा जाता है और स्मॉल में भी, इसी तरह ग्रीक लैंग्वेज में ये वाला डेल्टा कैपिटल है और ये वाला स्मॉल अल्फ़ाबेट के तौर पे यूज़ होता है। जबकि DX लातीनी यानी लैटिन लैंग्वेज में वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स को कहते हैं, जब डेल्टा एक्स टेंड टू ज़ीरो हो। इसको डेरिवेटिव ऑफ एक्स पढ़ते हैं। और जब ये वाला साइन यूज़ हो,
मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स है। ऐसा लग रहा है कि डी को थोड़ा ट्विस्ट करके लिखा हुआ है, पार्शियल डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव समझने के लिए ज़रूरी है कि स्टीपनेस या स्लोप का कॉन्सेप्ट समझें। चढ़ाई पे स्टीपनेस या स्लोप चेंज इन एलिवेशन की रेशो होती है। अभी ये साइक्लिस्ट जिस रूट पे ट्रैवल कर रहा है उसकी एलिवेशन 0 है, और अब इसको स्लोप मिला है 0.15 का, क्योंकि इसने ये वाला 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने में 15 मीटर की एलिवेशन अचीव की है। तो स्लोप है 15/100 यानी 0.15। कोई हिल जिसका स्लोप 0.3 हो तो वो 0.1 वाली हिल से डबल स्टीप होगी। पूरी हिल का नहीं बल्कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर स्लोप मालूम करना हो, जैसा कि ये पॉइंट, तो आपने सिंपली हिल पर एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेना है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कहाँ सेलेक्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ ये दूसरा पॉइंट है। अब दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दें। ये लाइन सीकेंट लाइन कहलाती है। जैसा कि आप पिछली क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं, किसी भी सर्कल या कर्व के इनर साइड्स पे कट करके पास करने वाली लाइन। और इस लाइन का स्लोप डिपेंड करता है सेकंड पॉइंट की लोकेशन पे। जो आप उसको चेंज करते जाएंगे स्लोप चेंज होता जाएगा। अगर सेकंड पॉइंट बहुत करीब लिया जाए तो ये कॉर्ड या सीकेंट लाइन बाइसेकल के पाथ की बहुत ही एक्यूरेट अप्रॉक्सीमेशन देगा। याद रखें, स्लोप एक नंबर है, और जो आप इस पॉइंट को करीब लाते जाएंगे ये ऑलमोस्ट एक दूसरे के ऊपर ही हों यानी कि, तो उस नंबर को स्लोप ऑफ द हिल कहेंगे एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। और अब इस लाइन को कहेंगे टेंजेंट लाइन। और ये टेंजेंट लाइन उसी सीकेंट लाइन से बनी है जो सेकंड पॉइंट को करीब से करीब तर लाते रहे हैं। और इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन स्लोप ऑफ हिल है। स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन या कॉर्ड को हम लिख सकते हैं चेंज इन एलिवेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। इसी को कुछ लोग राइज ओवर रन भी कहते हैं। और इस चेंज इन एलिवेशन ओवर चेंज इन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं डेल्टा वाई स्मॉल चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स स्मॉल चेंज इन एक्स। और ये स्मॉल चेंज जब इतनी स्मॉल हो जाए कि डेल्टा एक्स 0 को अप्रोच करे तो सीकेंट लाइन बन जाती है टेंजेंट लाइन। और स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन या डेरिवेटिव को हम डिनोट करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स से, जो कि डेल्टा को चेंज करके बना है। और डेरिवेटिव का सिंबल है जिसको हम पढ़ते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ क्वांटिटी वाई, या डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी अगर एक फंक्शन वाई है तो उसका डेरिवेटिव उसके हर पॉइंट के ऊपर टेंजेंट को कहते हैं। जैसे कि इस पॉइंट पे ये टेंजेंट है या डेरिवेटिव है, इसी तरह इस पॉइंट के ऊपर ये डेरिवेटिव है। अच्छा ये बताएं इस पॉइंट का डेरिवेटिव क्या होगा। देखें फंक्शन y की एलिवेशन इंक्रीज नहीं हो रही, चेंज इन एलिवेशन 0 है, लिहाजा डेरिवेटिव या स्लोप या टेंजेंट 0 होगा, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। फिर याद रखें किसी फंक्शन का डेरिवेटिव भी एक फंक्शन होता है। जैसे यहाँ ये y एक कर्व फंक्शन है, जबकि इसका डेरिवेटिव इस पॉइंट पे ये एक लीनियर फंक्शन है। अगर हमारे पास एक क्यूबिक फंक्शन हो, मतलब जिसकी डिग्री यानी मैक्सिमम पावर 3 हो, अगर आप x की वैल्यूज़ डालकर y प्लॉट करते रहें, जैसे x-2 है, इस इक्वेशन में डालेंगे तो x⁻³ से -8 आ जाएगा। ये प्लॉट किया x-1 तो y बनेगा -1, ये प्लॉट किया x0 y बना 0, ये प्लॉट किया x1 तो y1, ये प्लॉट किया x2 तो y 8, ये प्लॉट किया। तो इस फंक्शन का ग्राफ ऐसा होगा, और इस फंक्शन का डेरिवेटिव एक पैराबोलिक फंक्शन होगा जिसका ग्राफ ऐसा होता है। अगर हमारे पास एक पैराबोलिक फंक्शन हो, मतलब जिसकी डिग्री यानी मैक्सिमम पावर 2 हो, अगर आप x की वैल्यूज़ डालकर y प्लॉट करते रहें, जैसे x-3 है तो इस इक्वेशन में डालने से y की वैल्यू आएगी 9, तो ये प्लॉट कर दिया। x-2 डाला तो y की वैल्यू आ गई 4, ये प्लॉट कर दिया। x0 डाला तो y भी 0 आया, प्लॉट कर दिया। x2 डाला y 4 आ गया, ये प्लॉट कर दिया। x3 डाला तो y 9 आ गया, ये प्लॉट कर दिया। तो इस फंक्शन का ग्राफ ऐसा होगा, और इस फंक्शन का डेरिवेटिव एक लीनियर फंक्शन होगा जिसका ग्राफ
किसी भी पॉइंट पे लीनियर होगा। अगर हमारे पास एक लीनियर फंक्शन हो, मतलब जिसकी डिग्री यानी मैक्सिमम पावर 1 हो, अगर आप x की वैल्यूज़ डाल डाल कर y प्लॉट कर रहे हैं तो x-3 डालने पे y की वैल्यू आएगी -6, ये प्लॉट कर दिया। x-2 डालने पे y -4, ये प्लॉट कर दिया। x0 डालने पे y 0, तो ये प्लॉट कर दिया। x2 डालने पे y 4, तो ये प्लॉट कर दिया। x3 डालने पे y 6, तो ये प्लॉट कर दिया। तो इस फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा होगा और इस फंक्शन का डेरिवेटिव कांस्टेंट होगा, जो कि फंक्शन y में मौजूद स्लोप के इक्वल होगा, और इस कांस्टेंट का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगी। फाइनली, अगर हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू हो y की, यानी x की किसी भी वैल्यू के लिए y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो ये एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगी। प्लॉट करते रहें, x की वैल्यू चाहे -3 हो तब भी y2 है, x प्लॉट कर दिया। x की वैल्यू -2 हो तब भी y2 है, प्लॉट कर दिया। x की वैल्यू 0 रखें तब भी y2 है, प्लॉट कर दिया। x की वैल्यू 2 रखें तब भी y2 है, प्लॉट कर दिया। x की वैल्यू 3 है तब भी y2 है, प्लॉट कर दिया। तो इस कांस्टेंट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा और इसका डेरिवेटिव 0 होगा। याद रहे, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं जिनको हम x, f(x) भी लिख सकते हैं। अगर हमारे पास फंक्शन y = साइन x होगा तो इसका डेरिवेटिव बड़ा फेमस है, कोसाइन ऑफ x। ग्राफिकली देखें। इसी तरह अगर हमारे पास फंक्शन y = कोसाइन ऑफ x होगा तो इसका डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ x होगा। इसको भी ग्राफिकली देखें। डेरिवेटिव को आप इनमें से किसी भी तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट मैथमेटिशियंस ने डिफरेंट नोटेशंस यूज़ की थी। अब ज़रा डिस्प्लेसमेंट s के बारे में प्रैक्टिकली सोचें। डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगी? वेलोसिटी। और डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगी एक्सेलरेशन, यानी डेरिवेटिव का डेरिवेटिव। ये सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, जिसको यूं भी लिख सकते हैं। इसको ग्राफिकली समझें। अब अगर स्पीड या वेलोसिटी 0 है, यानी कोई डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा, तो बॉडी स्टैटिक होगी, डिस्प्लेसमेंट में चेंज नहीं आएगा। और अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, लिहाजा उसका डेरिवेटिव 0 होगा, जो कि वेलोसिटी है। और वेलोसिटी क्योंकि 0 है, लिहाजा उसका डेरिवेटिव भी 0 होगा, जो कि एक्सेलरेशन है। फर्दर एग्जांपल्स में आप देखें, जब डिस्प्लेसमेंट लीनियर है तो उसका डेरिवेटिव यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है और उसका डेरिवेटिव यानी एक्सेलरेशन 0 है। जब डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल हो तो उसका डेरिवेटिव यानी वेलोसिटी का ग्राफ लीनियर होगा और वेलोसिटी का डेरिवेटिव जो कि एक्सेलरेशन है कांस्टेंट होगी। अगर डिस्प्लेसमेंट कर्व डाउनवर्ड्स हो तो उसका डेरिवेटिव यानी वेलोसिटी का ग्राफ लीनियर होगा बट स्लोपिंग डाउनवर्ड्स, और वेलोसिटी के डेरिवेटिव यानी एक्सेलरेशन का ग्राफ कांस्टेंट होगा। कंक्लूजन, कर्व फंक्शंस का डेरिवेटिव या स्लोप लीनियर होता है, यानी टेंजेंट एट द डिजायर्ड पॉइंट। जैसे फंक्शन x² का डेरिवेटिव आता है 2x। लीनियर फंक्शंस का डेरिवेटिव कांस्टेंट होता है, जैसे यहाँ mx + b का डेरिवेटिव लिया तो सिर्फ m बच गया। और कांस्टेंट फंक्शंस का डेरिवेटिव 0 होता है, जैसे f(x) = k है, k की वैल्यू कुछ भी हो, 1, 2, 3 या 1000, 10,000, बट उसका डेरिवेटिव 0 होगा, क्योंकि डेरिवेटिव इज़ बेसिकली फाइंडिंग द स्लोप, जबकि f(x) इज़ हॉरिजॉन्टल लाइन विदाउट एनी स्लोप। एक बार रिवाइज करें, y अगर कांस्टेंट है जैसे कि 1, तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा। y अगर लीनियर फंक्शन है, फॉर एग्जांपल t, तो इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट होगा, t⁻1 से 1 आया। और y फंक्शन अगर हायर ऑर्डर कर्व होगा तो उसका डेरिवेटिव एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट लीनियर फंक्शन होगा। स्टैटिक मैथ्स में अगर कोई लीनियर फंक्शन हो तो आप उस पर कोई से भी 2 पॉइंट्स लेकर उसका एवरेज स्लोप मेजर कर सकते हैं, जो कि कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट चेंज मतलब स्टैटिक मैथ्स, जबकि कैलकुलस डील्स विद कंटिन्यूअस चेंज यानी डायनेमिक मैथ्स। आपके पास कोई हायर ऑर्डर फंक्शन का कर्व है, इसके किसी भी पॉइंट पे आपने स्लोप फाइंड करना हुआ तो वो इंस्टेंटेनियस स्लोप होगा, बिकॉज स्लोप इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग।
अब इसमें अगर किसी भी एक टेंजेंट का स्लोप मेजर करना है तो उस पर 2 पॉइंट्स ले लें और राइज और रन से आपको स्लोप मिल जाएगा। अब आप सीख चुके हैं कि डेरिवेटिव इज़ द मेजर ऑफ स्लोप यूटिलाइजिंग 2 पॉइंट्स ऑन लाइन, यानी स्लोप को रेट ऑफ चेंज भी कहते हैं, जो कि स्टैटिक मैथ्स के केस में कांस्टेंट है, जबकि कैलकुलस में कंटिन्यूसली चेंजिंग है। अब हम बढ़ते हैं स्लोप इक्वेशन और उससे फिर डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव की तरफ। स्लोप इक्वेशन या रेट ऑफ चेंज, ये आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं और ये है आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स, जिसको वाई भी कहते हैं। एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जबकि वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है। मिसाल के तौर पे अगर ये फंक्शन है 2x² + 1, तो इसमें x की वैल्यूज चेंज करके देखें तो आउटपुट यानी y की वैल्यू चेंज हो जाएगी। एक और वैल्यू ट्राई करें ताकि आपको यकीन आ जाए कि x इंडिपेंडेंट है और y की वैल्यू उस पर डिपेंड कर रही है और चेंज हो रही है। अगर हम इस फंक्शन पे किसी वैल्यू ऑफ x पे एक पॉइंट ड्रॉ करें, फिर x को इंक्रीज करें बाय वैल्यू डेल्टा x, तो अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की न्यू वैल्यू होगी x + डेल्टा x। और यहाँ से भी हम अपने फंक्शन पे एक पॉइंट ड्रॉ करते हैं। जैसे जैसे x चेंज हुआ y की वैल्यू भी चेंज हुई बाय एन अमाउंट डेल्टा y। तो हमारा ऑर्डर्ड पेयर है p, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, और दूसरा पॉइंट है q, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x + डेल्टा x, y + डेल्टा y। इस ऑर्डर्ड पेयर को हमने फंक्शन को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ करना है। पॉइंट p पे y = f ऑफ x है, जबकि पॉइंट q पे y + डेल्टा y = f ऑफ x + डेल्टा x है। दोनों इक्वेशंस का डिफरेंस लें, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करें तो बनता है y + डेल्टा y माइनस y = f ऑफ x + डेल्टा x माइनस f ऑफ x। y और y आपस में कैंसल आउट हो गए तो बच गया डेल्टा y = f ऑफ x + डेल्टा x माइनस f ऑफ x। तो ये हमारे पास आ गया चेंज इन y। अब चेंज इन x मालूम करना है तो न्यू वैल्यू ऑफ x में से ओरिजिनल वैल्यू ऑफ x को माइनस कर दें। अब हम इस सेकंड लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं, क्योंकि डेल्टा y और डेल्टा x दोनों का फॉर्मूला निकाल लिया है। तो डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x होगा f ऑफ x + डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो ये हमारे पास आ गया है रेट ऑफ चेंज का फॉर्मूला, मगर ये एवरेज रेट ऑफ चेंज है फॉर सीकेंट लाइन, क्योंकि हमारे फंक्शन को आप देखें वो तो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, हर इंस्टेंट पे उसका रेट ऑफ चेंज डिफरेंट है। तो यहाँ ज़रूरत पड़ती है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मालूम करने की, जो कि बस सिर्फ बहुत मामूली से फ़र्क से पता लग जाता है। ऑलरेडी मैं आपको शुरू में बता भी चुका हूँ, बट अब क्रिस्टल क्लियर समझाता। ये है हमारा स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन जो हमने अभी मालूम किया है। अब हम अपने सेकंड पॉइंट को आहिस्ता आहिस्ता करीब लाते जाएंगे, तो आप नज़र रखनी है सीकेंट लाइन पे और डेल्टा y और डेल्टा x पे। थोड़ा करीब लाए, थोड़ा और करीब लाए, मज़ीद करीब लाए और करीब। यहाँ थोड़ी देर के लिए रुक जाएं। ऐसा लग रहा है कि सीकेंट लाइन बिल्कुल पैरेलल है हमारे फंक्शन की कर्व लाइन पे। जूम करके देखते हैं। यहाँ से तो पता चल रहा है कि अभी भी सीकेंट लाइन पैरेलल नहीं है हमारे कर्व के, लिहाजा मज़ीद करीब लेकर जाएंगे, इतना करीब कि ऑलमोस्ट एक दूसरे के ऊपर ही आ जाएं। और अब इस लाइन को कहेंगे टेंजेंट लाइन। बस सिर्फ इतनी सी बात है कि दोनों पॉइंट्स इन्फिनिटली क्लोजर हैं, यानी डेल्टा x इज़ अप्रोचिंग टू ज़ीरो। याद रखें ज़ीरो नहीं है, अप्रोचिंग टू ज़ीरो है, जैसे 0.00000001। तो 2 पॉइंट्स गेटिंग इन्फिनिटली क्लोजर को हम लिखते हैं लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू ज़ीरो। और ये टर्म है स्लोप इक्वेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स या एवरेज रेट ऑफ चेंज बिटवीन 2 पॉइंट्स, और इसी को डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव कहते हैं। अब हम दोबारा से चलते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज पे। अननेसेसरी क्लटर को हटा देते हैं और एवरेज रेट ऑफ चेंज का फार्मूला अपनी गिवन पिक्चर के ऊपर लिखते हैं। और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का फार्मूला लिखने के लिए उसकी डायग्राम दोबारा देखें।
पॉइंट क्यू मूव करके पॉइंट पी के इन्फिनिटली क्लोज आ जाता है, यानी डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई से डी एक्स और डी वाई बन जाता है। और टेंजेंट लाइन जो कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बताती है, इसको डेरिवेटिव कहते हैं और इसका फॉर्मूला हम देख चुके हैं। याद रखने की बात यह है कि चाहे एवरेज रेट ऑफ चेंज मालूम करना हो थ्रू सेकंड लाइन या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मालूम करना हो थ्रू टेंजेंट लाइन, दोनों ही केसेस में 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। एक में दूर होते हैं, एक में बिल्कुल करीब होते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस को समराइज़ करें तो डिफरेंशियल कैलकुलस से हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड करते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, जिसका फॉर्मूला ये है। जबकि इंटीग्रल कैलकुलस में हम एरिया या वॉल्यूम अंडर अ कर्व मालूम करते हैं, जिसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं कि n इज़ इन्फिनिट, यानी एरिया अंडर कर्व को इन्फिनिट नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स में स्प्लिट किया जाना है, जिनमें से हर एक की विड्थ डेल्टा एक्स और हाइट एज पर फंक्शन हाइट एट दैट पॉइंट। तो इंटीग्रल पे हम मौजूद i से n तक का मतलब ले सकते हैं कि सम करना है एरिया ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स अंडर द कर्व। तो ये बड़ा क्लियर हो गया है कि लिमिट्स कैलकुलस की दोनों ब्रांचेज में इन्वॉल्व हैं, और ये भी नज़र आ रहा है कि डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस आपस में इंटर रिलेटेड हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। अगर हम इसे डिफरेंशिएट करें तो हमें मिलेगा एफ प्राइम ऑफ एक्स, जिसको डेरिवेटिव भी कहते हैं, जो कि एक फंक्शन है और हमें ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप फाइंड करके देता है। ये बेसिकली डिफरेंशियल कैलकुलस है। अब हम अपने ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स पे चलते हैं। इस बार अगर हम इसे इंटीग्रेट करें तो हमें मिलेगा कैपिटल एफ ऑफ एक्स, जिसको एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। ये ऐसा फंक्शन है जो हमें हमारे ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स के अंडर का एरिया बताता है, और ये इंटीग्रल कैलकुलस का हिस्सा है। अब हमें मालूम है कि अगर हम एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करें तो हमें मिलेगा एफ प्राइम ऑफ एक्स, जो कि डेरिवेटिव है एफ ऑफ एक्स का। पर अगर हम कैपिटल एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करें तो हमें एफ ऑफ एक्स मिलेगा, जो कि डेरिवेटिव है कैपिटल एफ ऑफ एक्स का। यानी जब भी हम अपनी स्क्रीन पे मौजूद फंक्शंस में नीचे की तरफ जाते हैं तो हम डेरिवेटिव ऑफ प्रीवियस फंक्शन फाइंड कर रहे होते हैं। यही चीज़ इंटीग्रेशन पे भी लागू होती है। जब हम एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें एंटी डेरिवेटिव मिलेगा कैपिटल एफ ऑफ एक्स, और अगर हम एफ प्राइम ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, इस केस में एफ ऑफ एक्स एंटी डेरिवेटिव होगा हमारे फंक्शन एफ प्राइम का। सादा लफ्ज़ों में, जब भी हम अपवर्ड्स मूव करें स्क्रीन पे बाय इंटीग्रेशन, हमें मिलेगा एंटी डेरिवेटिव ऑफ प्रीवियस फंक्शन। इसीलिए कहते हैं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एग्जैक्टली ऑपोजिट हैं एक दूसरे का। तो डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस एक दूसरे का इन्वर्स हैं, और इसे कहा जाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। आगे बढ़ने से पहले एक रैंडम सवाल। ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, सेकंड ऑर्डर फंक्शन है क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 2 है। आप बताएं ये कैसा फंक्शन है? ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि फंक्शन होने के लिए ज़रूरी है x की हर वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू हो। जबकि यहाँ पे आप स्ट्रेट लाइन रख के देखें, जो कि चेक करने का तरीका है, इस जगह x के अगेंस्ट y की 2 वैल्यूज़ हैं। स्ट्रेट लाइन को राइट स्लाइड करके देखते हैं, यहाँ भी x की एक वैल्यू के अगेंस्ट y की 2 वैल्यूज़ हैं, तो ये फंक्शन नहीं है। डेरिवेटिव रूल्स देखने से पहले ये समझ लें कि ये इक्वेशन कहलाती है डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव या फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, जिसमें लिमिट यूज़ करके हम लॉन्ग मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जबकि डेरिवेटिव रूल्स शॉर्टकट हैं। सबसे पहले सबसे आसान कांस्टेंट रूल। अगर आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे कि y इज इक्वल टू 3, यानी x की जो भी वैल्यू होगी y की वैल्यू 3 रहेगी, यानी हॉरिजॉन्टल फ्लैट लाइन ऑन y इज इक्वल टू 3 विद नो स्लोप। और हमें मालूम है कि डेरिवेटिव से हम स्लोप फाइंड करते हैं, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव या स्लोप 0 होता है। इसको लिखेंगे dy और dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 0। पावर रूल।
जब कोई फंक्शन x की पावर के साथ हो तो उसको डिफरेंशिएट करने पे सबसे पहले उसकी पावर को वेरिएबल के लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे, फिर पावर में से 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास x विद पावर 1 रह जाएगा। 1 को लिखते नहीं हैं इसलिए इसको 2x ही लिख देंगे। इसको लिख सकते हैं y प्राइम इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2x। थोड़ी प्रैक्टिस करें। अगर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है तो y प्राइम होगा 3x स्क्वेयर। अगर y इज इक्वल टू 4x क्यूब है तो इसका डेरिवेटिव लेने में 4 कांस्टेंट है, उसको कुछ नहीं करेंगे, x क्यूब से 3x स्क्वेयर बना और फाइनली 12x स्क्वेयर। इंटेग्रल आप जानते हैं कि डिफरेंशिएशन का उलट होता है, इसलिए चलें इसी 12x स्क्वेयर पे अप्लाई कर देते हैं। डिफरेंशिएशन में हमने पावर में से 1 माइनस किया था, यहाँ हम 1 ऐड करेंगे और जो न्यू पावर बनी है उससे डिवाइड भी करेंगे। तो ये बन जाएगा 12x क्यूब डिवाइडेड बाई 3, जो मज़ीद सिंप्लीफाई होने पे बन जाएगा 4x क्यूब। तो देखें, जिस 4x क्यूब को डिफरेंशिएट करने पे हमारे पास 12x स्क्वेयर आया था, उस 12x स्क्वेयर को इंटीग्रेट करने पे हमारे पास फिर से 4x क्यूब आ गया। चलें इस वाले फंक्शन और इसके डेरिवेटिव को प्लॉट करते हैं। ओरिजिनल फंक्शन है एक्स स्क्वेयर, जिसका ग्राफ ब्लू पैराबोला है, जबकि इसका डेरिवेटिव है 2x, जिसका ग्राफ रेड है। स्लोप 2 है, मतलब फॉर एवरी 1 यूनिट इंक्रीजिंग अलोंग x एक्सिस 2 यूनिट्स इंक्रीज अलोंग y एक्सिस। सम रूल, जिसको एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल भी कहते हैं, फंक्शन ऑफ x, f ऑफ x फंक्शन को हम आसानी के लिए u लिख देते हैं और g ऑफ x फंक्शन को v। अगर इन दोनों फंक्शन के सम या डिफरेंस का डेरिवेटिव लेना हो तो पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर बीच में प्लस या माइनस एज पर क्वेश्चन, और फिर सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। चलें दो रियल फंक्शंस ले लेते हैं और इनके सम को डिफरेंशिएट करते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस वी इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वेयर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। 3x स्क्वेयर को डिफरेंशिएट करने से 6x आएगा और 2x को डिफरेंशिएट करने से 2। तो ये लें, सॉल्व हो गया। अब इसका ग्राफ देखें। ओरिजिनल फंक्शन 3x स्क्वेयर और 2x को ऐड करें तो इसका ग्राफ ब्लू लाइन है जो कि पैराबोलिक है, जबकि इसका डेरिवेटिव 6x प्लस 2 है जो कि रेड लाइन से शो हो रहा है, जिसमें 2 ये शो कर रहा है कि ये y एक्सिस को 2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसे y इंटरसेप्ट कहते हैं। और 6 इसका स्लोप है, यानी फॉर एवरी यूनिट ऑफ x टोटल 6 यूनिट्स ऑफ y इंक्रीज होती हैं। प्रोडक्ट रूल, नाम से ही पता चल रहा है कि 2 फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमारे केस में एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स फंक्शन को हम u से डिनोट करेंगे और जी ऑफ एक्स फंक्शन को v से। अगर इन दोनों फंक्शन के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव लेना हो तो तरतीब ये होगी कि एक बार फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लिखेंगे और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे और फिर प्लस साइन के बाद सेकंड फंक्शन एज इट इज़ लिखेंगे जबकि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। चलें 2 रियल फंक्शंस ले लेते हैं और इनके प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करते हैं। u की वैल्यू 3x स्क्वेयर एज इट इज़ आएगी, जबकि v का डेरिवेटिव यानी 2x का डेरिवेटिव लेंगे प्लस v यानी 2x एज इट इज़ आएगा और u का डेरिवेटिव यानी 3x स्क्वेयर का डेरिवेटिव लेंगे। अब देखें 3x स्क्वेयर एज इट इज़ आएगा, 2x का डेरिवेटिव लेने से 2 आएगा, प्लस 2x एज इट इज़ आएगा, जबकि 3x स्क्वेयर को डिफरेंशिएट करने से 6x आएगा। तो ये बन गया 6x स्क्वेयर प्लस 12x स्क्वेयर, जो कि ऐड होके 18x स्क्वेयर बन जाएगा और ये सॉल्व हो गया। ज़रा इसका ग्राफ देखें। हमारा ओरिजिनल प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन यानी 3x स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 2x था 6x क्यूब, उसका डेरिवेटिव बना 18x स्क्वेयर। x की वैल्यू अगर 0.5 डालें तो f ऑफ x 0.75 कहाँ पे आ रहा है?
एक्स की वैल्यू 0.5 डालने पे ये 0.75 ये आ गई वैल्यू जो ब्लू वाले ग्राफ के ऊपर है, और डेरिवेटिव जो कि रेड लाइन से शो हो रहा है वो आ रहा है 4.5। कोशेंट रूल, इसको डिवीजन रूल भी कहते हैं। हमारे केस में एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स फंक्शन को हम यू से डिनोट करेंगे और जी ऑफ एक्स फंक्शन को वी से। इस तरह हम y को लिख सकते हैं u ओवर v। अगर इसका डेरिवेटिव लेना हो तो फॉर्मूला रट्टा लगाना पड़ता है। मुझे सेकेंड ईयर में सर ने रैप स्टाइल में एक जिंगल बताई थी, लो डी हाई माइनस हाई डी लो, स्क्वेयर द बॉटम एंड देयर वी गो। तो पहले बॉटम यानी वी स्क्वेयर नीचे लिख लें और ऊपर लो यानी वी डाल दें। डी हाई मतलब डेरिवेटिव ऑफ u माइनस हाई से मुराद u, डी लो से मुराद डेरिवेटिव ऑफ v। लो से मुराद ये नीचे वाला, हाई से मुराद ये ऊपर वाला। मज़ीद आसान लिखना हो तो ऐसे लिख लें। चलें दो रियल फंक्शंस लेते हैं और इनको कोशेंट रूल के तहत डिफ्रेंशिएट करते हैं। सबसे पहले नीचे v का स्क्वायर ले लेंगे यानी 2x का स्क्वायर। अब लो यानी 2x, डी हाई मीनिंग डेरिवेटिव u यानी डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर, माइनस हाई यानी u जो कि है 3x स्क्वायर, और डी लो यानी डेरिवेटिव ऑफ v मतलब डेरिवेटिव ऑफ 2x। अब आगे सॉल्व करते हैं। 2x एज इट इज़ आएगा, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 6x माइनस 3x स्क्वायर एज इट इज़, 2x का डेरिवेटिव होगा 2 डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर। 2x मल्टीप्लाई बाय 6x से आ जाएगा 12x स्क्वायर, और 3x स्क्वायर और 2 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 6x स्क्वायर, नीचे 4x स्क्वायर। ऊपर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6x स्क्वायर नीचे 4x स्क्वायर, x स्क्वायर से कट जाएगा और ये 6 और 4 आपस में करके 3 और 2 रह जाएंगे। 2 टू द 4, 2 3 द 6। ग्राफ देखें, u ऑब्लिक v की वैल्यू थी 3x स्क्वायर ओवर 2x, जो कि सिंप्लीफाई करने पे 3x ओवर 2 बनता है। ये y है, तो यहाँ से y ओवर x बना 3 ओवर 2। देखें ना, ये है y इज इक्वल टू 3 ओवर 2x, तो अगर x इधर ले आए तो ये बन जाता है y ओवर x इज इक्वल टू 3 ओवर 2, जो कि हमारे फंक्शन y का स्लोप है। यानी x पे 2 यूनिट्स जाने से y में 3 यूनिट्स का इंक्रीज हो रहा है। 3 ओवर 2 इज़ 1.5। ये 1.5 हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव है, क्योंकि हमारा लीनियर फंक्शन था। लीनियर फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो एक कांस्टेंट लाइन आ जाती है। चेन रूल, जिसे कॉम्पोजिट फंक्शंस भी कहते हैं, यानी एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन। एक डॉग है नेम्ड y, जो कि मेरे दोस्त u से 3 टाइम्स फास्ट भागता है, यानी स्पीड ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ u इज इक्वल टू 3। इसी तरह मेरा फ्रेंड u मुझसे 2 टाइम्स फास्ट भागता है, यानी स्पीड ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ x इज इक्वल टू 2। हमने चेन रूल की मदद से फाइंड करना है रिलेशन फॉर स्पीड ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ मी यानी x, dy ओवर dx विच विल बी इक्वल टू dy ओवर du मल्टीप्लाई बाय du ओवर dx, मीनिंग 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 6। यानी पहले बाहर वाले फंक्शन को डेरिवेटिव लेंगे, फिर अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, तो फाइनल डेरिवेटिव आ जाएगा। मैथमेटिकल ज़ुबान में बात करें तो जब एक फंक्शन की आउटपुट को दूसरे फंक्शन की इनपुट बनाएं तो ये कंपोजिट फंक्शंस होते हैं, या चेन रूल कह रहे हैं। चलें 2 फंक्शंस देखें, f ऑफ x और g ऑफ x। हमें अगर फाइंड करना हो f ऑफ g ऑफ x, नोटिस करें जहाँ पे अभी g ऑफ x है यहाँ पे पहले x हुआ करता था, तो x को रिप्लेस कर दिया है इंटायरली आउटपुट ऑफ g ऑफ x ने। चलें f ऑफ x फंक्शन को देखें, इसमें जहाँ भी x है उसने रिप्लेस हो जाना है g ऑफ x से। राइट साइड पे g ऑफ x को हम रिप्लेस करेंगे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से, जो कि एक्चुअल g ऑफ x है। लेफ़्ट पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ ये बताने के लिए कि हम f ऑफ g ऑफ x ले रहे हैं।
अब इसको सिंप्लीफाई कर लें और मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें। लेकिन कैलकुलस में आपने कंपोजिट फंक्शन को देखकर उसमें से एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को खुद अलग करना है। हमारे पास एक ब्रैकेट है जिसके अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, जबकि होल की पावर है 3। तो यहाँ एक्चुअली 2 फंक्शंस हैं। ब्रैकेट के बीच में ओरिजिनली अगर सिर्फ x होता तो ऐसे में एफ ऑफ एक्स होता x होल पावर 3, और अगर g ऑफ x जो ओरिजिनल x की जगह आया है उसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अगर चेक करना हो कि क्या आप ठीक कर रहे हैं तो g ऑफ x की वैल्यू को f ऑफ x में x की जगह डालें तो हमारा कॉम्पोजिट फंक्शन बनेगा। नेक्स्ट ट्राई करते हैं log 2x क्यूब। इस केस में क्या चीज़ स्टैंड आउट करती है? स्ट्रेट अवे log। तो सोचें डिफ़ॉल्ट फंक्शन ऑफ log क्या होना चाहिए? log ऑफ x। लेकिन हमें गिवन है log 2x क्यूब। इसका मतलब है 2x क्यूब वहाँ पुट इन किया गया है जहाँ पे x को होना था। तो ऐसे में f ऑफ x होगा हमारा डिफ़ॉल्ट log ऑफ x और g ऑफ x है 2x क्यूब। चेक करते हैं कि क्या ठीक कर रहे हैं। तो g ऑफ x की वैल्यू को f ऑफ x में x की जगह डालें तो हमारा कंपोजिट फंक्शन बन जाता है। नेक्स्ट ट्राई करते हैं 1/sin 2x। इस केस में प्रॉब्लम ये है कि ये फ्रैक्शन में है, तो सबसे पहले काम हमने डिनोमिनेटर से जान छुड़ानी है और sin 2x को ऊपर ले जाएंगे। ऐसा करने से हमें नेगेटिव एक्सपोनेंट मिलेगा, लेकिन कोई मसला नहीं। अब इसको देखें, क्या ये कंपोजिट फंक्शन की तरह दिख रहा है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसमें ब्रैकेट है और होल पावर -1, तो ये यकीनन मेरा आउटर फंक्शन होगा। और अंदर देखते हैं, अंदर है sin 2x। इसमें साइन स्टैंड आउट करता है और साइन का डिफ़ॉल्ट फंक्शन क्या होता है? sin x। बट हमारे पास sin 2x है। इसका मतलब है कि हमारे पास एक और फंक्शन है जो कि स्टफ्ड इन है साइन फंक्शन में। तो हमारे पास एक कंपोजिट फंक्शन है और उसके अंदर एक और कंपोजिट फंक्शन है। इसका मतलब है sin 2x वहाँ पुट इन किया गया है जहाँ पे x को होना था। तो ऐसे में हमारा f ऑफ x होगा x रेज़ टू द पावर -1 और g ऑफ x होगा sin ऑफ x और h ऑफ x होगा 2x। चेक करते हैं कि क्या ठीक कर रहे हैं। तो h ऑफ x की वैल्यू को g ऑफ x के x की जगह डालें और g ऑफ x की वैल्यू जो कि अब sin 2x है उसको f ऑफ x में x की जगह डालें तो हमारा कॉम्पोजिट फंक्शन दोबारा बन जाता है। चेन रूल या कॉम्पोजिट फंक्शंस की लास्ट एग्जांपल 2 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x। इस केस में प्रॉब्लम यह है कि इसमें हमारे पास रेडिकल है और कैलकुलस में हमें रेडिकल्स पसंद नहीं है। हमें रैशनल एक्सपोनेंट मिल जाए तो ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x होल रेज़ टू द पावर 1/2। अब एक और प्रॉब्लम है कि ये फ्रैक्शन है, तो हमें कैलकुलस में फ्रैक्शंस भी पसंद नहीं है। तो डिनोमिनेटर से जान छुड़ानी है तो इसको ऊपर ले जाएंगे। ऐसा करने से नेगेटिव एक्सपोनेंट मिलेगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको देखें, हमारे पास आउटर फंक्शन है 2 एंड ब्रैकेट टू द पावर -1/2 जो कि मेरा f ऑफ x होगा और g ऑफ x होगा x स्क्वायर प्लस 2x। अब कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल के देखते हैं, जिसमें पहले आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे इनर फंक्शन को डिस्टर्ब किए बगैर और फिर मल्टीप्लाई करेंगे इनर फंक्शन के डेरिवेटिव से। आउटर फंक्शन में जो कांस्टेंट 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वो एज इट इज़ लिखा जाएगा। पावर रूल में आप पढ़ चुके हैं कि पावर साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाती है और पावर में से 1 माइनस हो जाता है। जैसे एक्स क्यूब से बन जाता है 3x स्क्वायर, तो यहाँ से -1/2 नीचे आके मल्टीप्लाई होगा और ऊपर एक्सपोनेंट में से 1 माइनस होके -3/2 बन जाएगा। और अब नेक्स्ट जो फंक्शन है g ऑफ x, उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना है तो उसका डेरिवेटिव बन जाता है 2x प्लस 2। तो अब 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट हो गया, पीछे बच गया माइनस और न्यूमरेटर में हम रखते हैं 2x प्लस 2 को, जबकि दूसरी टर्म को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे ताकि एक्सपोनेंट की नेगेटिव पावर ख़त्म होके पॉजिटिव पावर बन जाए। दैट्स इट। वीडियो के बारे में अपनी राय से कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर आगाह करें और दिल करे तो लाइक कर दें और पसंद ना आई हो तो डिसलाइक करने में भी कोई हर्ज नहीं।